हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए डीएलएड ये तृतीय सेमेस्टर का पेपर है जो 2023 में हुआ है। द्वितीय प्रश्न पत्र है समावेशी शिक्षा। तो इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा का पूरा सलूशन लेके आए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। देखिए, अगर आप 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले आप 2023 का पूरा पेपर आप एनालिसिस देख लीजिए। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम करते हैं पेपर की शुरुआत। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, ये कह रहा था ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है। ए ऑप्शन था कठोर, बी ऑप्शन था मृदु और थर्ड ऑप्शन था दोनों और चौथा ऑप्शन है था कोई नहीं। तो ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में रखा गया है, इसमें हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, ये हो जाएगा कठोर। पहले का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा था, दूसरा क्वेश्चन पूछा था प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं। तो पहला ऑप्शन था अविकसित, बी ऑप्शन था सामान्य, सी ऑप्शन है तीव्र और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिभाशाली बालक है, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, उनकी जो इंद्रियां होती हैं वो होती हैं तीव्र होती हैं, यानी थर्ड वाले ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला जो तीसरा क्वेश्चन पूछा था इसने, तीसरा क्वेश्चन पूछा है परामर्श के मुख्य उद्देश्य हैं। तो परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन था आत्मज्ञान, बी ऑप्शन है सामाजिक सामंजस्य, सी ऑप्शन है आत्मस्वीकृति और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो परामर्श के जो मुख्य उद्देश्य है, परामर्श का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आत्मज्ञान भी होता है और सामाजिक सामंजस्य भी होता है, आत्मस्वीकृति भी होती है। इसलिए हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपकी स्क्रीन पे ये चौथा क्वेश्चन लग गया है। चौथे क्वेश्चन देखिए, समझिए आप क्या पूछा गया है। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। तो दृष्टिबाधितों की शिक्षा का जो प्रावधान है, तो पहला ऑप्शन है विशिष्ट शिक्षा में, बी ऑप्शन है समन्वित शिक्षा में, सी ऑप्शन है मुख्य धारा में और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो जो दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा का प्रावधान विशिष्ट शिक्षा में भी है, समन्वित शिक्षा में भी है, मुख्य धारा में भी है। इसलिए हम जाएंगे उपरोक्त सभी, यानी चौथे ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं। पहला ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन जो है वो है 7। तो हम जाएंगे थर्ड वाले के साथ। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन है 6। ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं, तो 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। छठा क्वेश्चन कह रहा है श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं उनके वर्गीकरण का आधार क्या है। पहला ऑप्शन है डिसबल अंग, बी ऑप्शन है बुद्धिलब्धि, सी ऑप्शन है शैक्षिक उपलब्धि और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखो, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का जो आधार है वो सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, यानी डिसबल अंक भी है और बुद्धिलब्धि भी है, शैक्षिक उपलब्धि भी है। ठीक, अगर आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी पेपर देखना चाहते हैं 2023 के, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन को आप चेक करना, वहाँ पे सारे के सारे आपको पेपर्स मिल जाएंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर सारी लिंक एक्टिवेट मैं कर दूँगा। देखो, सातवां जो क्वेश्चन आया था कि अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाओ, ये टैट और सीटैट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया। पहला ऑप्शन है 1901, दूसरा ऑप्शन है 1879, तीसरा ऑप्शन है 1905 और चौथा ऑप्शन है 1911। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, जो अल्फ्रेड बिने हैं इनने पहला बुद्धि परीक्षण किया था तो वो किया था 1905 में, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आठवां क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है। यहाँ पे देखो, नहीं की बात कर रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है।
तो इस प्रकार से देखो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद क्या हो सकते हैं भाई। प्रैक्टिकल कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा तभी आप प्रैक्टिकल करोगे। प्रैक्टिकल में भाई कैलकुलेशन भी आती है यानी गणना भी आती है और निष्कर्ष भी निकलता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानी, क्योंकि कहानी का प्रैक्टिकल के पद में कोई रोल नहीं होता, इसलिए कहानी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन आया है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना। इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगा लो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, बी ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक है, बुस्ट लिखा है लेकिन यहाँ पे होता है बुंट। क्या होता है? बुंट। इनका पूरा नाम है डब्लू बुंट। ठीक, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक और डी ऑप्शन है पावलोव। तो इसका जो राइट आंसर की अगर हम बात करें कि भाई प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, तो वो की है डब्लू बुंट ने। दूसरे ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुविकल्प क्वेश्चन आपके 15 अंक के पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सही दृष्टि कहलाती है, तो देखिए सही दृष्टि जो कहलाएगी वो 6/6 यानी 6/6। ठीक है, ये वाला पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब देखो 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चा एग्जाम में बैठने से पहले देख ले कि पेपर जो है वो किस टाइप का आता है, पेपर का लेवल क्या है। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है, तो मनोविज्ञान केंद्र है उसका प्रमुख कार्य क्या है? निर्देशन, प्रशिक्षण या शोध कार्य या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो जो मनोविज्ञान केंद्र है उसके तीनों ही काम हैं। मनोविज्ञान केंद्र का काम निर्देशन देना भी होता है, प्रशिक्षण देना भी होता है और शोध कार्य भी होता है। इसलिए हम जाएंगे चौथे वाले ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, उपरोक्त सभी। तो अभी तक हमने देखिए 11 क्वेश्चन आपके पढ़ लिए, 11 विकल्प पढ़ लिए, अभी 4 विकल्प बाकी हैं तो उन पे भी हम नज़र डाल लेते हैं। देखो 12वां क्वेश्चन है, हकलाने का कारण क्या है? तो हकलाने का क्या कारण है? वंशानुक्रम और वातावरण। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हो सकते हैं, दोनों ही कारण होते हैं हकलाने के। तो याद रखना किसी भी क्वेश्चन में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हो तो ज़्यादातर वही आंसर सही होगा जो उपरोक्त दोनों वाला होगा। ठीक है, ना तो अकेले वंशानुक्रम वाला ऑप्शन सही होगा और ना ही अकेले वातावरण वाला। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या कह रहा है? नहीं। तो देखो शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है। पहला ऑप्शन है श्रवण बाधित बालकों के लिए, बी ऑप्शन है अस्थि बाधित बालकों के लिए और थर्ड ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों के लिए और चौथा ऑप्शन है दृष्टि बाधित बालकों के लिए। ठीक है, तो इसका आपको बता दें, देखिए अगर आपने तैयारी करी है तो इसका मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, शिक्षा प्रक्रिया अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है ये कह रहा है और बहुत ही सिंपल सा आंसर है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका जो आंसर है वो कमेंट करें। ठीक है, नीचे आप कमेंट करके बताइए कि 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप कमेंट करिए। चलिए 14वां क्वेश्चन आपको बताते हैं। 13वें क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं बताया है, वो आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए क्या चलाया जाता है? विशिष्ट कार्यक्रम भी चलाया जाता है, संवर्धन कार्यक्रम भी चलाया जाता है, उपचारिक कार्यक्रम भी चलाया जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। हम चौथे ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां देखिए इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अति लघु क्वेश्चन चलेंगे। देखो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे 1992। क्या हो जाएगा? 1992, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 15 के 15 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हम चलते हैं अति लघु क्वेश्चन के साथ, देखते हैं अति लघु क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। 16वां क्वेश्चन का आंसर समझो। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? परामर्शदाता के 2 गुण लिखिए। क्या कह रहा है? परामर्शदाता के कोई 2 गुण लिखिए। तो जो परामर्शदाता होता है उसमें क्या होना चाहिए? उसमें बहुत धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए और क्या है? सहयोग की भावना होनी चाहिए और सेवार्थी के व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ये वाले गुण होने चाहिए। ठीक है,
अब 17वां क्वेश्चन है पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताओ। तो पिछड़े बालकों की क्या विशेषता होती हैं? देखो पिछड़े बालक क्या होते हैं कि जो सामान्य कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जैसे सामान्य कार्य जो होता है उसे करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए तो वो पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर दूसरा पॉइंट आप लिखो तो इनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना का अभाव पाया जाता है, यानी इनमें उत्तरदायित्व की भावना का क्या होगा? अभाव होगा, यानी कमी होगी। तीसरा अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ये जिज्ञासु जो प्रवृत्ति होती है उसका भी अभाव होगा इसके अंदर जो पिछड़े हुए बच्चे होंगे। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो सीखने की गति भी इनकी धीमी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है आपका 18वां, निर्देशन के 2 उपकरण बताओ। तो निर्देशन के उपकरण बता दूं आपको, ये साक्षात्कार आप इसमें लिख सकते हो, प्रश्नावली लिख सकते हो और आत्मकथा लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आ गया, कह रहा है डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य बताओ। तो डाइट जो होता है उसकी स्थापना के 2 उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो देखो पहले अगर मैं बताऊं आपको तो जो सेवारत प्रशिक्षु होते हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम होता है डाइट का। दूसरा है प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण, जो प्रशिक्षु होते हैं उनको भी प्रशिक्षण देना है और जो सेवारत प्रशिक्षु हैं उनको भी प्रशिक्षण देने का काम ये डाइट का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डाइट के 2 विभागों के नाम बताओ, कि डाइट के कौन कौन से 2 विभाग हैं उनके नाम लिखना है। तो देखो डाइट का मैं आपको बता दूं, एक आप लिख दो शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। क्या लिखोगे? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। दूसरा लिख दो पाठ्यक्रम अधिगम सामग्री विभाग और मूल्यांकन विभाग, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये डाइट के क्या हो गए? 2 विभाग हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यवेक्षण के 2 प्रकार बताओ। तो पर्यवेक्षण के 2 प्रकार क्या होंगे? ठीक है, तो पर्यवेक्षण के प्रकार क्या होंगे इनको हम समझते हैं। देखो जो वैज्ञानिक, आप इसमें लिख सकते हो वैज्ञानिक, ठीक है, या आप लिख सकते हो निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण। क्या 2 प्रकार कौन कौन से? एक वैज्ञानिक पर्यवेक्षण और दूसरा निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण। अगला जो क्वेश्चन है वो है शारीरिक दक्षता से क्या समझते हैं। तो शारीरिक दक्षता क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो कोई भी व्यक्ति हुआ, ठीक, किसी भी व्यक्ति की जो कार्य करने की जो क्षमता है ना, किसी भी व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं? शारीरिक दक्षता कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा निर्देशन, निर्देशन से आप क्या समझते हैं? तो ये इसके बारे में आप समझो। देखो निर्देशन की अगर मैं बात करूँ, आपको इसकी थोड़ी सी परिभाषा टाइप से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझिए। देखो निर्देशन से क्या अभिप्राय है? तो निर्देशन से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति को इस प्रकार की सहायता की जाती है या इस प्रकार की मदद की जाती है जिससे वह अपनी जो जन्मजात समस्याएं हैं ना, उन जन्मजात समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम हो सके या स्वयं हल कर सके। ठीक है, यह निर्देशन होता है। नेक्स्ट है श्रवण विकृति क्या है? तो जो श्रवण विकृति होती है भाई, जो बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर सुनने की जो क्षमता है वो नष्ट हो चुकी होती है, या कह सकते हो आप जो बच्चे सुनने की अक्षमता रखते हैं वो श्रवण विकृति वाले बच्चे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब पहुंच गए अपने लोग 25 पर। ठीक है, 25 पर पहुंच गए। 25 में क्वेश्चन कह रहा है निदान शब्द से आप क्या समझते हैं। तो चलिए निदान की भी चर्चा कर लेते हैं। देखो निदान क्या होता है? निदान ये होता है कोई बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे की कह सकते हो अधिगम कठिनाइयों को पहचानना या अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना। ठीक है, सिर्फ पता लगाओगे और उस समस्या का समाधान नहीं करोगे। अगर आप समस्या का समाधान कर दोगे, जैसे किसी कठिनाई कोई भी बच्चा है, कोई बच्चा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसकी अगर आप अधिगम कठिनाइयों का पता भी लगा लेते हैं और पता लगा के आप निवारण भी कर लेते हैं तो वो कहलाता है उपचारात्मक। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है निदान, तो निदान का मतलब यही है भाई कि बच्चे की कठिनाइयों का पता लगाना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न होते हैं। तो देखो अपवंचित बालक होते क्या हैं, अब यहाँ पे समझो आप ध्यान से। देखो अपवंचित बच्चे वो बच्चे होते हैं, जैसे मान लो सरकारी जो सुविधाएं होती हैं ना, जो सरकारी सुविधाएं इन बच्चों को, अपवंचित बच्चे हैं इनको नहीं मिल पाती हैं, या जो बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्हें सरकारी सुविधाएं मिल भी जाती हैं लेकिन वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसी को हम कहते हैं अपवंचित बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन कह रहा है हकलाने से क्या तात्पर्य है। तो हकलाने से क्या तात्पर्य समझो। देखो
आपको भी पता है कि कोई बच्चा होता है तो वो रुक रुक कर बोलता है, या वाक्यों को बोलने में कठिन जो शब्द होते हैं उनको अटकता है। तो वाक्यों को बोलने में अटकता है या शब्दों को बोलने में अटकता है या रुक रुक कर बोलता है, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है वो हकलाने से संबंधित होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो 28वां आपकी स्क्रीन पर है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि टीएलएम से आप क्या समझते हैं। तो देखो टीएलएम के बारे में क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। ठीक है, टीएलएम से क्या होता है, देखो टीएलएम से ये होता है, ये शिक्षण सहायक सामग्री की मदद से आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझा सकते हो। ठीक है, बच्चे के लिए अच्छे से समझा दे सकते हो और इसकी मदद से बच्चा क्या है, पढ़ाई में रुचि भी लेता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मॉडल ले जाओ बना के, क्या ले जाओ, मॉडल ले जाओ। ठीक है, या मैं आपसे कहूँ आप चार्ट के माध्यम से बच्चे को पढ़ाइए। ठीक है, तो आप इससे बेहतरीन तरीके से बच्चे को समझा पाओगे और बच्चा भी अच्छे से इसे सीख पाएगा, अच्छे से इसे समझ पाएगा। ठीक है, तो ये टीएलएम था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है। तो देखो वास्तविक आयु की अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था। इसमें यही था कि जो बच्चे की रियल एज होती है ना, रियल एज होती है। ठीक है, तो वही उसी को तो हम वास्तविक आयु बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि 5 वर्ष का बच्चा है, बच्चा कितने का है, 5 वर्ष का है। ठीक, और वह 5 वर्ष के बाद पढ़ना चाह रहा है, या 5 वर्ष के बाद आपको पता है कि विद्यालय में एडमिशन हो जाता है, तो उसकी जो रियल एज है ना 5 वर्ष वही रहेगा। और बल्कि इसमें ये लिखना था कि जो बुद्धि लब्धि है ना, तो इसमें बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखना है। जैसे बुद्धि लब्धि यानी IQ, इसे क्या बोलते हैं, IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु यहाँ पे लिखते हैं आप, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, नीचे क्या आएगा, वास्तविक आयु। ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा, 100। इनटू में क्या लिखना है यहाँ पे, 100। तो ये वाला सूत्र लिख देना था कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। ठीक है, अब देखो 1 नंबर वाले में ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 30वां। अब तक आप 14 क्वेश्चन अति लघु को देख चुके हो और 15 क्वेश्चन विकल्प देख चुके हो। देखो परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं के नाम। अब देखो परामर्श है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं के नाम। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप इसमें लिख दो डायड। जो डायड होती है ना, ये परामर्श देने वाली संस्थान है। ठीक है, अगर आप दूसरा नाम लिखो तो मनोविज्ञान शाला लिख दो, तो मनोविज्ञान शाला भी क्या है, परामर्श देने वाली संस्थान है। अगर आप और लिखना चाहते हैं तो जिला चिकित्सालय लिख दीजिए, जिला चिकित्सालय भी परामर्श देने वाली संस्था है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो हमने अति लघु क्वेश्चन और बहुविकल्प आराम से पढ़ लिए। ये समावेशी शिक्षा का आप पेपर देख रहे हो, 2023 का पेपर। अब देखो यहाँ से हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की, सॉरी लघु उत्तरीय क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं पेपर में। तो देखो यही कह रहा है, एक अच्छे परामर्शदाता के 4 कार्य लिखो। देखो वही जो मैंने पिछली बार समझाया था कि एक अच्छा परामर्शदाता के बारे में वही पॉइंट इसमें लिख देने थे। नेक्स्ट है समुदाय के साथ सहयोग संबंधी कार्य। अगला क्वेश्चन था निर्देशन और परामर्श। देखो एक बात आपको ध्यान रखना है, जो निर्देशन और परामर्श वाला चैप्टर है ना, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ के जाइए। निर्देशन और परामर्श पेपर में भर भर के पूछा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा है, मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि इनको डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बेटा काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख लो, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो वाद विवाद विधि से आप क्या समझते हो, ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन था अपवंचन क्या है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। तो सृजनात्मकता के जो तत्व हैं वो बताना था। ठीक है, जैसे धारा प्रवाह हो जाएगा इसमें, इस प्रकार से लचीलापन हो जाएगा, 4-5 तत्व हैं वो इसमें लिखने थे। नेक्स्ट है अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताओ। अब अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार कैसे हो सकते हैं, जैसे पढ़ने में अक्षमता है या लिखने में अक्षमता है, इस प्रकार से डिसलेक्सिया वाले या डिस्कैकुलिया वाले, इस प्रकार से आपको इसमें लिखना था। मंदबुद्धि बालकों की पहचान कैसे करोगे, तो मंदबुद्धि के बच्चों की पहचान कैसे करोगे, IQ लेवल से आपको सबसे पहले पता लग जाएगा, तो इस बारे में डिटेल से लिखना था।
40वां क्वेश्चन है निरक्षर प्रणाली में सुधार के 2 सुझाव बताओ। तो निरक्षर प्रणाली है, निरक्षर प्रणाली में सुधार के कोई भी 2 सुझाव लिखने थे। ठीक है, तो बेटा ये देखो समावेशी शिक्षा का जो पेपर था ये 2023 का पेपर था, इसका हमने एनालिसिस करा। अब देखो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि आपको और भी मदद कर सकें। सारे के सारे पेपर 2023 के हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे देखिए हमारे चैनल पे आपको अति लघु, चाहे आपके राजन सीरीज के हुए, चाहे आपके पवन सीरीज के हुए, चाहे ठाकुर पब्लिकेशन की गाइड हुई, तीनों के अति लघु मिल जाएंगे और तीनों के विकल्प आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे पवन सीरीज, चाहे राजन सीरीज, या फिर चाहे आपकी ठाकुर पब्लिकेशन की गाइड हुई। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।